that was related to ionic equilibria. We started ionic equilibria और ionic equilibria में हमने जो डिस्कस किया था, हमने दो डेफिनेशंस पे बात की थी. नंबर 1 is pH, and as we discussed that pH is a method to represent concentration of hydrogen ion. It is a way to describe. जी हसन अली खान. सर मेरे यहाँ कल असल में लाइव नहीं थी तो मैं कल की क्लास नहीं ले पाया था, तो आप उसका काइंडली थोड़ा रिवाइज करा दीजिएगा जो आज पढ़ा रहे हो इम्पोर्टेंट हो. अच्छा, ये हमने डिस्कस किया था एक फॉर्मूला. जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में हम यहाँ पर सिंपली कैलकुलेटर से नेगेटिव लॉग निकाल सकते हैं. तो आप, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप बायो के स्टूडेंट भी हैं तो आपको कोई इश्यू नहीं है, आप जस्ट कैलकुलेटर यूज करके pH वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और आगे हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे. देयर इज अनदर फार्मूला जो हमने डिस्कस किया था, दैट वाज रिलेटेड टू Kw, एंड Kw इज related to water dissociation constant, and water dissociation constant is a product of concentration of H positive ion and OH negative ion in water or in an aqueous solution. हमने ये बात की थी कि जब हम प्योर वाटर लेते हैं इवन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट रूम टेम्परेचर, तो प्योर वाटर भी डिसोसिएट करता है. इट डिसोसिएट्स पार्शली, और वो जब पार्शली डिसोसिएट करता है तो पार्शियल डिसोसिएशन का रिजल्ट ये आता है कि इट कंटेन smaller amount of H positive and OH negative ion in the aqueous solution. और फिर जब हम ने इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू फाइंड आउट की है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो Kw की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं कि प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ Kw इज 1 into 10 to the power minus 14 mole square dm minus 6, and this value is given in the data booklet also, but this value was calculated at 25 degree centigrade. अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर जो है ये वैल्यू कुछ और आएगी. ठीक है, और ये वैल्यू हमने किस तरह से फाइंड की थी, आपको मैंने बताया था कि जब वाटर डिसोसिएट होता है, इट डिसोसिएट्स टू फॉर्म H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन. और आपको मैंने ये कहा था कि एट इक्विलिब्रियम ये प्रैक्टिकली फाइंड किया गया है कि H आयन इज 1 into 10 to the power minus 7 मोल पर dm क्यूब, और ये वैल्यू हमने फाइंड की है एक इंस्ट्रूमेंट से विच इज नोन एज कंडक्टिविटी मीटर, और ये कंडक्टेंस मेजर की जाती है इसके अंदर, और कंडक्टिविटी मीटर से ये वैल्यू मेजर की गई है प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन की. और हम ये अज्यूम करते हैं क्योंकि 1:1 का रेशियो है, तो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव आयन यू हैव, it is equivalent to concentration of OH negative ion also. तो 1 into 10 to the power minus 7 मोल पर dm क्यूब जो है वो OH negative ion की भी वैल्यू होती है. तो अब आप इस फॉर्मूले में जब ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं तो यू विल गेट 1 into 10 to the power minus 14, ये मोल स्क्वायर पर dm 6 है,
लेकिन ये वैल्यू कहाँ से आएगी आपका सिलेबस नहीं है, आपको वैसे ये वैल्यू याद रखनी है। याद क्या रखनी, तो डेटा बुकलेट में भी गिवन है। अच्छा बेटा, KW जो था, दिस इज सिंपल फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ ionic concentration of H positive and OH negative ion, product of H positive and OH negative ion। आज का जो हमारा टॉपिक या डिस्कशन होगा पहले, that is related to another concept of K, and this is known to be Ka, and what is meant by Ka? Ka is acid dissociation constant, acid dissociation constant। Ka is known as acid dissociation constant, and this Ka is used for weak acids। This concept is not valid for strong acids और strong bases, और रीजन बड़ा सिंपल है कि आपको स्ट्रॉन्ग और वीक के दरमियान डिफरेंस पता है कि स्ट्रॉन्ग जो होता है इट फुली डिसोसिएट्स, जबकि वीक जो होता है वो पार्टली डिसोसिएट करता है, पार्शियली डिसोसिएट करता है। देयरफॉर जो वैल्यू ऑफ Ka है, इट इज यूज्ड फॉर वीक एसिड्स ओनली, और जहां पर भी Ka वैल्यू आपको गिवन है आप समझ जाएंगे कि ये एसिड वीक है, ऑल्दो कि आपको नहीं पता कि ये एसिड वीक है, बट इफ द Ka वैल्यू इज गिवन फॉर एनी पर्टिकुलर एसिड और फॉर एनी पर्टिकुलर कंपाउंड, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि Ka वैल्यू का मतलब ये है कि दिस इज कंसीडर्ड टू बी अ वीक एसिड। हाँ, अब ये एक अलग बात है कि अभी इस पे आगे हम बात करेंगे कि इसकी एक्सटेंट किस तरह डिटरमाइन होगी कि कौन ज्यादा वीक और कौन कम वीक है, बट स्टिल Ka जो है ये जो है ये वीक एसिड है। अच्छा, इट इज फॉर वीक एसिड ओनली। अब Ka जो है अगर हम कंसीडर करें कि एक वीक एसिड है and it is represented by Ha, where H is acid positive and A is negative, it is anion। और जब ये Ha dissociate होगा, then it will produce H positive ion plus A negative ion, and due to reversible sign हम ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, यानी कि ये पार्शियली डिसोसिएट करेगा, इट डिसोसिएट्स पार्शियली, बिकॉज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हम कहते हैं कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट करता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम रिवर्सिबल का साइन नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये हम सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, these are normally considered as strong acid, so that's why we can't use reversible sign for their dissociation, and we consider that all the strong acids are completely dissociates, that's why reversible impact वहां पर बहुत ही minimized होता है, and the value of Ka is not used for weak acid, for strong acids। Now, if we want to write expression of equilibrium constant for this particular acid, for this particular reversible reaction, तो आपको पता है कि K वैल्यू जो होती है, चाहे वो Kc हो, जैसे
तो it will be equivalent to concentration of product side divided by concentration of reactant side. Now this is a general expression which we use for Ka. This is a general expression which we use for Ka. Now what is Ka? Ka is basically, आप देखें यहां पर ये क्या है? This is considered to be a dissociated part, और ये जो एसिड का है this is undissociated part. ये undissociated part है. So basically Ka is a ratio of concentration of dissociated part to undissociated part. It is a ratio of concentration of dissociated to undissociated part. But you should remember one thing, that Ka जो होता है वो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रेशियो ही है, लेकिन वीक एसिड के केस में प्रोडक्ट इज डिसोसिएटेड पार्ट व्हाइल रिएक्टेंट इज अनडिसोसिएटेड पार्ट. क्योंकि देखो जो वीक एसिड होता है, जब हम कहते हैं कि वो फुली डिसोसिएट नहीं होगा, इसका मतलब है कि कुछ डिसोसिएट होगा और कुछ डिसोसिएट नहीं होगा. तो बेसिकली इट इज अ रेशियो ऑफ concentration of dissociated part to concentration of undissociated part. लेकिन अगर एग्जाम में आपको कहा जाता है कि what is the definition, what is Ka, तो you just write this expression, this is acceptable. You just write this expression is acceptable, कि H positive into A negative divided by HA. अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट जो मुझे ये बता सके, आपने ब्रॉन्स्टेड थ्योरी पढ़ी है एएस में, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, व्हाट इज ए नेगेटिव? ए नेगेटिव को क्या कहेंगे? किसी को याद है? whenever acid releases proton, जब एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज कर देता है, तो एसिड अपना प्रोटॉन जब रिलीज कर देता है तो जो रिमेनिंग कंपोनेंट होता है, जो बच जाता है, जो प्रोटॉन रिमूव करने के बाद बनता है, उसे अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या कहते हैं हम? कॉन्जुगेट बेस. So whenever an acid releases proton, after the release of proton, the remaining ion, the remaining component is called conjugate base. So acids always dissociate to form conjugate base. इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं Ka को एक और जनरलाइज तरीके से भी लिख सकता हूं कि Ka जो है वो है H पॉजिटिव इनटू concentration of conjugate base divided by HA. What is HA? It is acid, undissociated acid. So हम Ka का फॉर्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं कि Ka is equal to concentration of H positive ion into concentration of conjugate base divided by concentration of acid. और इस तरह से ये Ka का एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है. और Ka का यूनिट इज ऑलवेज मोल पर डेसीमीटर क्यूब. Ka का जो यूनिट होता है, इट इज ऑलवेज मोल पर डीएम क्यूब.
Now every weak acid has its own Ka value. Every weak acid has its own Ka value. अभी मैं इसकी Ka values को आपको relate करवाऊंगा और relation बताऊंगा आगे. But first of all हम एक कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज एग्जामिनर आपसे कहता है कि राइट Ka एक्सप्रेशन फॉर इथेनोइक एसिड. नाउ you know this is an organic acid named as ethanoic acid, or ethanoic acid is a weak acid because majority of organic acids are weak acids. तो अब यहां पर ये weak acid है. Now when this ethanoic acid dissociates, so after the dissociation it will produce CH3 CO2 negative plus H positive. ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है आफ्टर डिसोसिएशन. एंड व्हेन एन एसिड रिलीजेस H पॉजिटिव आयन, ये जो CH3CO नेगेटिव है, दिस इज नोन टू बी व्हाट? कॉन्जुगेट बेस. देखो एएस में जो कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो A2 में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड अंडरस्टैंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ एवरी एसिड. Whenever an acid releases proton, the remaining component is conjugate base. Now, how to write an expression for Ka? अब आप Ka का expression कैसे लिखोगे? For ethanoic acid. Now, Ka for CH3 CO2H. जैसे एस में आपको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखने के लिए आया करता था, इस तरह A2 में आपको Ka एक्सप्रेशन लिखने के लिए आएगा. आपको एग्जामिनर कहेगा कि राइट डाउन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और Ka एक्सप्रेशन फॉर अ गिवन एसिड. नाउ द एसिड इज इथेनोइक एसिड, सो नाउ एज वी नो द एक्सप्रेशन विल बी concentration of product side to reactant side. So product side पर H positive है and the conjugate base is CH3 CO2 negative divided by concentration of weak acid, which is CH3 CO2H. Now this expression is known to be Ka expression for ethanoic acid. Ka expression लिखने का क्वेश्चन आपको पास पेपर में काफी जगहों पे मिलेगा. और Ka एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं जी मोहम्मद अरमान? Ka एक्सप्रेशन ये लिखने का तरीका है. और अगेन आप देखें इसका यूनिट क्या बनेगा? इट शुड बी मोल पर dm क्यूब. अच्छा, ये एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं. ये जो एसिड है इथेनोइक एसिड, इट कंटेन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप. So it has an ability to lose one proton only. Although this compound contains CH3, इस कंपाउंड में CH3 मौजूद है, बट आपको पता है कि ये CH3 एसिडिक नहीं होता. ऑर्गेनिक एसिड्स ऑलवेज हैव CO2H. तो CO2H का जो H होता है वो एसिडिक होता है. बाकी जो ऑर्गेनिक चेन के अंदर हाइड्रोजन्स होते हैं वो एसिडिक नहीं होते. So whenever we show dissociation, so only one proton will release, and this acid is known to be a monoprotic acid. Those acids which releases
सो मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब क्या होता है कि इट रिलीजेस ओनली वन प्रोटॉन. प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव. It releases only one proton. So this is known to be a monoprotic acid. Monoprotic acid का मतलब ये है कि which releases only one proton. तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए. जैसे अगर मैं कहता हूं डाइप्रोटिक, तो डाइप्रोटिक का मतलब ये होता है, डाइप्रोटिक का मतलब ये होगा कि इट रिलीजेस 2 प्रोटॉन. ट्राइप्रोटिक का मतलब है इट रिलीजेस 3 प्रोटॉन. और एक और चीज मैं आपको बताऊं रिलेटेड टू दिस, कि मोनोप्रोटिक के साथ साथ इसके लिए एक और टर्म यूज होती है. इट इज ऑल्सो नोन एज मोनोबेसिक एसिड. एंड व्हाई इट इज नोन एज मोनोबेसिक? मोनोबेसिक का मतलब ये होता है कि अगर इसके अंदर एक प्रोटॉन है तो ये एक OH से रिएक्ट करेगा, यानी मोनोबेसिक, यानी एक बेस से रिएक्ट करेगा. So that's why the term monoprotic or monobasic acids are used for those acids which have an ability to lose one proton only. Hopefully आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. Now taking another example, H2CO3. Now this acid is a carbonic acid. H2CO3 is a carbonic acid. H2CO3 is a carbonic acid. Now this carbonic acid is an example of diprotic acid. And why it is known to be diprotic acid? Because as we are observing that this acid contains 2 hydrogen, so it may release 2 protons. लेकिन जो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है, अब ये जरा समझिएगा, ये एएस की बात है. यहां पर ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंगली कोई भी एसिड जब अपना प्रोटॉन रिलीज करता है तो वो सारे प्रोटॉन एक साथ रिलीज नहीं करता. इट रिलीजेस इट्स प्रोटॉन वन बाय वन. पहले वो एक प्रोटॉन रिलीज करेगा, अंडर डिफरेंट कंडीशन, फिर वो एक और प्रोटॉन रिलीज करेगा इफ इट इज रिक्वायर्ड. सो H2CO3 जो है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइप्रोटिक एसिड. और ये डाइप्रोटिक एसिड जो है, ये पहले एक प्रोटॉन रिलीज करेगा टू मेक H पॉजिटिव आयन प्लस HCO3 negative ion. Now this is H2CO3 is an acid and HCO3 negative is known to be a conjugate base of H2CO3. देखो ये A2 के पेपर में भी सवाल आता है कि आपको कोई भी एसिड दे देंगे, कोई भी कंपाउंड दे देंगे और कहेंगे कि इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ. तो कॉन्जुगेट बेस वो होता है विच इज फॉर्म आफ्टर द रिलीज ऑफ वन प्रोटॉन. वन प्रोटॉन का मतलब है कि एक H पॉजिटिव. उसके बाद अगर मुझे इसका Ka एक्सप्रेशन लिखना है, now this is Ka for H2CO3. तो यहां पर Ka एक्सप्रेशन बनेगा
as usual H positive into HCO3 negative divided by H2CO3. Now this expression is known to be acid dissociation constant for carbonic acid for H2CO3. This is Ka for H2CO3. अच्छा, अब ये जो एसिड है इसने एक प्रोटॉन रिलीज कर दिया और ये इसका कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो गया, बट स्टिल आप देखें कि HCO3 नेगेटिव के पास भी स्टिल एक प्रोटॉन मौजूद है। इसका मतलब यह है कि इफ इट इज रिक्वायर्ड देन दिस HCO3 may release one more proton. So now अगर आपको मैं कहूं कि HCO3 अपना प्रोटॉन रिलीज करता है तो another equilibrium is established. Now this HCO3 will release one more proton to form H positive and CO3 negative. ये एक और प्रोटॉन रिलीज हुआ, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि दोनों प्रोटॉन एक साथ रिलीज नहीं होते। पहले एक प्रोटॉन रिलीज होता है एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड देन दूसरा प्रोटॉन रिलीज होता है। पहले प्रोटॉन का जो रिलीज होना है उसकी के वैल्यू कुछ और होती है और दूसरा प्रोटॉन जब रिलीज होता है तो उसकी के वैल्यू कुछ और होती है। पहले प्रोटॉन का जब रिलीज होता है तो के एक्सप्रेशन कुछ और होता है और जब दूसरा प्रोटॉन रिलीज होता है तो उसका के एक्सप्रेशन कुछ और होता है। अब आप जब यहां पर लिखेंगे के एक्सप्रेशन तो ये होगा के ऑफ H2CO3 नेगेटिव। ये के जो है अब H2CO3 का नहीं है, ये के जो है वो HCO3 नेगेटिव का के है। दिस इज अनदर वैल्यू ऑफ के। पुराने वाला के जो था वो पहला प्रोटॉन रिलीज हुआ था, अब दूसरा प्रोटॉन रिलीज हो रहा है एंड नाउ द के एक्सप्रेशन विल चेंज। नाउ इट बिकम H positive into CO3 2 negative divided by concentration of HCO3 negative. Now this expression is used to represent another K value for HCO3 negative. यानी इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोनिक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो उसकी दो K वैल्यूज होंगी। पहले वो एक प्रोटॉन रिलीज करेगा, उसकी एक K वैल्यू होगी, और फिर वो दूसरा प्रोटॉन रिलीज करेगा, उसकी एक और K वैल्यू होगी। दोनों केसेस में एक्सप्रेशन अलग अलग होगा। जैसे मैंने प्रीवियस पेज पे आप देखें H2CO3 डिसोसिएट हुआ, उसने एक प्रोटॉन रिलीज किया, इस एक्सप्रेशन में कुछ और आ रहा है, और जो अब हमने सेकंड एक्सप्रेशन लिखा है इसमें कुछ और आ रहा है। देखिए ये सवाल आया है कि दोनों प्रोटॉन एक साथ रिलीज क्यों नहीं हो सकते। दोनों प्रोटॉन एक साथ कभी भी रिलीज नहीं होंगे। जैसे मैंने अभी आपको ये कहा कि एवरी प्रोटॉन हैज इट्स के वैल्यू। हर प्रोटॉन का जो रिलीज होना है उसकी एक अपनी के वैल्यू होती है। हर प्रोटॉन के रिलीज होने की एक अपनी के वैल्यू होती है। एक वक्त में एक प्रोटॉन हर प्रोटॉन एक वक्त में रिलीज नहीं हो सकता, क्योंकि हर दफा एक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ एवरी प्रोटॉन
अच्छा, अब जैसे ही प्रोटॉन रिलीज होता है, हर प्रोटॉन जो है नहीं जी, अब इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस पर हम अलग बात करेंगे, इस पर बात होगी बाद में, अभी नहीं। अभी आप इस कंफ्यूजन में ना जाएं कि इसकी कैलकुलेशन में क्या होगा, अभी हम कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट अंडरस्टैंड कि एवरी रिलीज ऑफ एवरी प्रोटॉन विल मेक इट्स ओन इक्विलिब्रियम, and that's why every release of proton has its own Ka value. हर मर्तबा जब प्रोटॉन रिलीज होगा, एक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा और एक नई Ka वैल्यू होगी। हर Ka वैल्यू अलग अलग होती है, हर प्रोटॉन के रिलीज की Ka वैल्यू अलग अलग होती है, ओवरऑल Ka वैल्यू नहीं होती, हर स्टेप की अलग अलग Ka वैल्यू होती है। जैसे हमने अभी कार्बोनिक एसिड की एग्जांपल ली, तो कार्बोनिक एसिड में एक को हम Ka1 कह देते हैं, एक को हम Ka2 कह देते हैं, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू नंबर 1 और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू नंबर 2। Ka1 का मतलब यह है कि रिमूवल ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन, और Ka2 का मतलब यह है कि रिमूवल ऑफ सेकंड प्रोटॉन। और अगर यहाँ पे एक और प्रोटॉन होता और एक और प्रोटॉन रिलीज होता तो उसकी एक और Ka वैल्यू होती। सो एवरी टाइम जब प्रोटॉन रिलीज होता है तो प्रोटॉन रिलीज होने के बाद उसकी एक Ka वैल्यू स्टैब्लिश होती है। So every time removal of proton will create a Ka value. पहले वो इक्विलिब्रियम अटेन करता है, प्रोटॉन रिलीज होता है, इक्विलिब्रियम गेन होता है, और उस इक्विलिब्रियम की एक वैल्यू होती है, उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है। फिर अगर मजीद कंडीशन डेवलप होती हैं और अल्कली आता है और मजीद प्रोटॉन रिलीज करना पड़ता है, तो फिर अनदर इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। तो एवरी टाइम वी ऑब्जर्व removal of proton or every time a new equilibrium is established. तो आपको ये कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल इस लंबी कहानी में नहीं चाहिए कि कैलकुलेट कैसे होगा, अभी फिलहाल से फोकस करना है जो हमें पहला कॉन्सेप्ट ये एस्टैब्लिश करना है। हम कैलकुलेशन पर भी आएंगे, लेकिन पहला इस कॉन्सेप्ट ये एस्टैब्लिश करना जरूरी है कि हाउ टू राइट Ka एक्सप्रेशन, and if the acid is diprotic or triprotic acid, in that case how would you make a simple expression for Ka? Hopefully आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। And now if you have any question then please ask me. I am taking another example of organic acid, and this organic acid is डाइओइक एसिड। अगर आप रिकॉल करें अपनी एएस की केमिस्ट्री, तो इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेन डाइओइक एसिड, and this acid is again an example of diprotic acid. And why it is diprotic acid? Because it contains two carboxylic groups. इसके अंदर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, ठीक है, इसके अंदर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं। तो अब ये दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साथ प्रोटॉन रिलीज नहीं करेंगे, पहले एक प्रोटॉन रिलीज होगा एंड देन इफ इट इज रिक्वायर्ड एक और प्रोटॉन रिलीज होगा। जैसे आप देखिए, पहला प्रोटॉन जब रिलीज होगा तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन it will become CO2 negative, CH2, CO2H plus H positive। अब अगर इसको मैं लिख देता हूं कि ये हो गया Ka1, यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट नंबर 1, इट इज फॉर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन। अब आप राइट वाले से निकालें प्रोटॉन या लेफ्ट वाले से निकालें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्रोटॉन कहां से रिलीज करवाया है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन कि ये जो CO2 नेगेटिव
CH2CO2H है, it releases another proton as per requirement, और अब ये हो जाएगा CO2 नेगेटिव, CH2CO2 नेगेटिव with the removal of another proton. पहले एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ और अब दूसरा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, और ये वैल्यू जो है इसको हम कहेंगे Ka2। दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग होंगे और दोनों के वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग होगा। K1 ज्यादा होगा, K2 कम होगा। ठीक है, K1 इसलिए ज्यादा होगा कि पहला प्रोटॉन कंपैरेटिवली आसानी से निकलता है, उसके मुकाबले में जब आप पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड इफ यू वांट टू रिमूव वन मोर इलेक्ट्रॉन तो ये डिफिकल्ट होता है। अभी भी दो मौजूद हैं बेटा, आपको बहुत शदीद जो है वो ऑर्गेनिक पढ़ने की जरूरत है। आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि ये दो प्रोटॉन जो है ये जो कार्बन के साथ कनेक्ट होते हैं वो प्रोटॉन नहीं होते, वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं रखते। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो प्रोटॉन एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है। तो वो हाइड्रोजन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कनेक्टेड है वो एसिडिक नेचर का होता है, बाकी कोई हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का नहीं होता। इस तरह तो अगर आप सोचेंगे तो मीथेन में भी 4 हाइड्रोजन है तो क्या वो एसिड है? नहीं। इथेन में 6 हाइड्रोजन है तो क्या वो सारे 6 हाइड्रोजन एसिड है? ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज पर योर एज नॉलेज। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो एसिडिक कैरेक्टर होता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले प्रोटॉन के अंदर होता है। तो अब यहां पर K1 और K2 ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन बनेंगे और दोनों एक्सप्रेशन में अलग अलग प्रोटॉन रिलीज होगा। फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन, चूंकि पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो फिर रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सेकेंड प्रोटॉन का रिमूवल बाद में होता है और एज पर रिक्वायरमेंट होता है। अगर इतना ज्यादा अल्कली या बेस मौजूद है कि प्रोटॉन उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो पहले एक प्रोटॉन रिलीज होगा एंड एज पर रिक्वायरमेंट दूसरा रिलीज होगा, और अगर उससे भी ज्यादा प्रोटॉन है तो फिर वो भी रिलीज होंगे एज पर रिक्वायरमेंट। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अच्छा जी, ये जो आप टॉपिक कर रहे हैं, मैंने एनर्जेटिक्स का तो आपको पास्ट पेपर की पीडीएफ फाइल भेज दी थी और वो पीडीएफ फाइल जो है वो आप डेफिनेटली उसको आपने सॉल्व किया होगा, काफी लोगों ने कोशिश की होगी, लेकिन मेरे पास कोई क्वेश्चंस नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लगता है या तो बहुत ही माशाल्लाह आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब आसानी से हो जाता है आपसे, या फिर आप बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे। तो दोनों केसेस में जो है वो एक्सट्रीम मुझे ज्यादा मुनासिब नहीं लग रही। अब जो ये इक्विलिब्रिया के पास पेपर का बुकलेट है ये मैंने जो है वो स्कूल में भेज दिया है। आपका कॉलेज जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा प्रिंटेड फॉर्म में टॉपिक वाइज, क्योंकि आप देखें जैसे ये एक्सपेक्टेड है कि 15 सितंबर से इंशाल्लाह क्लासेस फिजिकल शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद ये सारा का सारा मटेरियल जो है वो आपको पास फिजिकली होना है। तो इसलिए आपको जो सॉल्व करने के लिए भी आप जो है वो सॉफ्ट कॉपी पे सॉल्व नहीं कर सकते, आपको प्रिंटेड फॉर्म ही चाहिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप इनको प्रिंटेड फॉर्म में जब आप बच्चों को बुला रहे हैं तो उसके साथ साथ असाइनमेंट के साथ साथ उनको जो है ये प्रिंटेड फॉर्म में जो है वो इनको दे दीजिएगा। तो वो पास पेपर्स मैंने उनको भेज दिए हैं, वो प्रिंट करवा के वो आपको प्रोवाइड कर देंगे जो इक्विलिब्रिया के हैं। एनर्जेटिक्स के अगर आप चाहेंगे तो वो भी मैं उनको भेज दूंगा, वो भी करा के दे देंगे वो, लेकिन अभी फिलहाल मैंने उनको सिर्फ इक्विलिब्रिया के भेजे हैं। अच्छा, अब मैं एक रिलेशन आपको बताने जा रहा हूं और वो रिलेशन है
वैल्यू ऑफ के और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स है। ऑल्दो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि के वैल्यू इज ओनली यूज फॉर वीक एसिड्स। जो के वैल्यू होती है इट इज यूज फॉर वीक एसिड्स ओनली। लेकिन क्या सारे एसिड एक जैसे वीक होंगे? सारे एसिड की वीकनेस एक जैसी होगी? सारे एसिड की स्ट्रेंथ एक जैसी होगी? तो ऐसा नहीं है। वीक एसिड में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ अलग अलग होती है और वो डिपेंड करती है उसकी के वैल्यू पर। सो देयर इज अ रिलेशन इन बिटवीन के वैल्यू एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। के वैल्यू एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एक दूसरे से रिलेट करते हैं। देखिए फिर रिकॉल कीजिए, के क्या था? डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड पार्ट का रेशो था, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब अगर डिसोसिएटेड पार्ट ज्यादा होगा तो इसका मतलब यह है कि एसिड कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा तो उसकी के वैल्यू ज्यादा होगी। तो बेसिकली जो रिलेशन बनता है के वैल्यू के साथ इसका, वो ये बनता है कि ग्रेटर द के वैल्यू, और ये वाली बात भी मैं आपको इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं कि पास्ट पेपर में क्वेश्चंस मौजूद हैं जहां एग्जामिनर आपको डिफरेंट के वैल्यूज देता है और कहता है कि आप इन एसिड को स्ट्रेंथ वाइज अरेंज करें। तो एसिड की स्ट्रेंथ अरेंज करने के लिए वो ये है कि ग्रेटर द के वैल्यू, जितनी के वैल्यू ज्यादा होगी देन greater will be the strength of weak acid। अब आप ये नहीं समझिएगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि के वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिड स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने कहा है कि ग्रेटर विल बी द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड। जहां के वैल्यू होती है वहां सारे एसिड वीक होते हैं। जहां के वैल्यू होती है वहां सारे एसिड वीक होते हैं, लेकिन के वैल्यू से हम कंपेयर कर सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ कि भाई तीन एसिड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं तीन एसिड लेता हूं 1, 2 एंड 3, और तीनों की के वैल्यू हम लिखते हैं, और के वैल्यू इसकी है 1.5 10 टू द पावर -5। एसिड 2 की है 2.8 10 टू द पावर -6, और एसिड 3 की जो है वैल्यू है वो है 7.9 10 टू द पावर -3। अब आपको इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर देखनी है तो आप देख रहे हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ में के में तीनों की पावर 10 टू द पावर में फर्क है, और 10 टू द पावर में फर्क क्या है कि 10 टू द पावर -3 जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू है इन तीनों में, जबकि 10 टू द पावर -6 जो है वो इनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो अब अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिहाज से अरेंज करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एसिड नंबर 3 इज स्ट्रॉन्गर देन एसिड नंबर 1, and acid number 1 is stronger than acid number 2 on the basis of their K value। हमने इन तीनों एसिड 1, 2 और 3 को अरेंज कर लिया, और एसिड नंबर 3 इन तीनों में रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर के वैल्यू। और ग्रेटर के वैल्यू का मतलब है ग्रेटर डिसोसिएशन। जितनी के वैल्यू ज्यादा होगी उसका डिसोसिएशन उतना ही ज्यादा होगा, और उस एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। होपफुली आपको जो है वो मेरी बात समझ में आ गई होगी।
इसमें अगर किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो पूछ लीजिए। सर ग्रेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ज्यादा पीएच होगी एसिड की? ज्यादा पीएच नहीं होगी, कम पीएच होगी। रिलेटिव स्ट्रेंथ कम जितनी होगी, ज्यादा होगी पीएच उतनी कम होगी। सही। अच्छा, अब फाइनली इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रहता है, फिर अगली क्लास में जब हम जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर इसके न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे जो इनसे इस पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जो हमने एक डेफिनेशन पीएच की, एक डेफिनेशन हमने की थी केडब्ल्यू की, यानी कॉन्सेप्ट पढ़ा था केडब्ल्यू का। आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा के का, और ये क्लियर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि के जो होता है वो बेसिकली वीक एसिड्स के लिए होता है, और के वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो वीक एसिड रिलेटिवली उतना स्ट्रांग होता है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हम डिटरमाइन करने के लिए के वैल्यू यूज करते हैं। फाइनली एक और जो है वो कॉन्सेप्ट है इसमें, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीकेए। बेटा कौन सी पुरानी बात, ये तो बात हो गई ना ये वाली। प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैंने आपको ये बताया कि जितनी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है, जितनी के वैल्यू ग्रेटर होगी उतनी ही एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा हो। तब अगर हमें एसिड 1, 2 और 3 तीन मुख्तलिफ एसिड की के वैल्यूज गिवन है, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू 10 टू द पावर -3 है, इसका मतलब ये हुआ कि एसिड 3 रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है देन एसिड 1, क्योंकि -3 के बाद और छोटी वैल्यू -5 है, और -5 से छोटी वैल्यू -6 है। तो एसिड 3 इज स्ट्रॉन्गर देन 1 एंड 1 इज स्ट्रॉन्गर देन 2, ये हमने बात की। फाइनली आपको मैं बता रहा हूं कि एक और टर्म है दैट इज पीकेए। ये पीकेए उसी तरह है जैसे पीएच था। पीएच में आपने पी का मतलब पढ़ा था नेगेटिव लॉग, और एच का मतलब एचाइन कॉन्सेंट्रेशन। तो बिल्कुल इसी तरह से पीकेए जो होता है ये के वैल्यू का नेगेटिव लॉग होता है। तो अगेन इट इज अ मैथमेटिकल टर्म। pKa is simply a negative log of Ka, और इसका भी नेगेटिव लॉग लेने का तरीका वही होगा जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में pH का बताया था। तो pKa is नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, वही Ka है, ये भी एसिड की स्ट्रेंथ को ही शो करता है। लेकिन pKa का जो रिलेशन है वो एसिड स्ट्रेंथ के साथ, देखें अगर फर्ज कीजिए कि Ka वैल्यू 1 into 10 to the power -3 है, तो फिर इसका नेगेटिव लॉग जब आप निकालेंगे तो 3 आएगा। अगर K वैल्यू 1 into 10 to the power -4 है तो इसकी PK वैल्यू 4 आएगी। ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर आएंगे जो मैं लिख रहा हूं। अगर 10 to the power -3 है तो PK वैल्यू नेगेटिव लॉग 3 आएगा, -4 में नेगेटिव लॉग 4 आएगा, -5 में नेगेटिव लॉग 5 आएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे के वैल्यू छोटी होती जा रही है पीके वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे के वैल्यू स्मॉल होती जाएगी उसका नेगेटिव लॉग इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए कभी कभार एग्जामिनर क्वेश्चन में ट्विस्ट करता है, और वो ट्विस्ट ये करता है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिलेशन of Ka with the strength of acid, एग्जामिनर आपको कहता है कि pKa से कंपेयर करो। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे Ka वैल्यू स्मॉल हो रही है pK वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप pKa से कंपेयर करेंगे, तो अब मैं नेक्स्ट रिलेशन लिख रहा हूं pKa के साथ कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ pKa
ग्रेटर द वैल्यू ऑफ पीके, जितनी पीके वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपको नजर आ रहा है के वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, और के वैल्यू कम होने का मतलब है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ए, lesser will be the relative strength of acid. Lesser will be the relative strength of acid. ये रिलेशन बिल्कुल उल्टा है। के वैल्यू ज्यादा होने पर रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और पीके वैल्यू ज्यादा होने पर रिलेटिव स्ट्रेंथ कम होती जाती है। आइडिया वही है जो मैंने आपको बताया है, लेकिन कभी एग्जामिनर के वैल्यू से कंपेयर करवाता है, कभी पीके से कंपेयर करवाता है, तो आपको दोनों रिलेशंस क्लियर होने चाहिए। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है आपके जहन में और कोई बात क्लियर नहीं है, तो आप मुझे जो है वो बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में है? राइट जी, तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, पढ़िएगा बुक से अगेन के का टॉपिक। इसमें फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है जी, थैंक यू। इंशाल्लाह जो है वो बाकी बात करेंगे नेक्स्ट। असल में पिछली क्लास में हुआ ये था कि वीडियो जो है वो आपकी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो अचानक मेरे पास लाइट चली गई थी और मैं वीडियो का बटन ऑन करना फिर बाद में भूल गया था। तो वो लेक्चर आपका जो मिस हुआ है वो मैं किसी और स्कूल में जब मैं ग्रुप में करवाऊंगा, तो जैसे ही वहां मैं करवाऊंगा वो टॉपिक मैं आपके पास अपलोड कर दूंगा आपके ग्रुप पर। तो ये वाला जो लेक्चर है ये रिकॉर्ड हो गया है, ये मैं इमरान को भेज दूंगा, तो फिर ये फाइल जो है वो आप उससे के साथ वो शेयर कर लेगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह बाकी बात होगी अगली क्लास में।